वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय बिंदु पर। अक्षीय बिंदु वो होता है जैसे -q + q रखा गया है, तीन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये अक्ष हो गई। तो इसी अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं तो उसी को हम लोग अक्षीय बिंदु कहते हैं। यहाँ पर हमने बिंदु P लिया है, अक्षीय बिंदु P है जिस पर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर देख रही है वैद्युत द्विध्रुव है, -q + q वैद्युत द्विध्रुव है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम +q के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ निकालेंगे और -q के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता P बिंदु पर निकालेंगे और दोनों का वेक्टर सम करेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है। तो इस तरह से हम P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर -q से +q के बीच जो दूरी है L और L मतलब 2L है और हम मध्य बिंदु से दूरी मेजर करेंगे। ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से इस P बिंदु की जो दूरी है वो हमने R ले ली है। तो इस तरह से पहले हम E1 मतलब E1 जो लिखा गया है यहाँ पर वो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता P पर Q के कारण है। और एक चीज हम यहाँ पर जान लें कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह प्लस से दूर की तरफ और माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q के कारण E1 इस दिशा में लेफ्ट टू राइट है और -q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 राइट टू लेफ्ट है। ये चीज हम समझ लिए। अब अगली बात करेंगे जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी P बिंदु पर, ये क्योंकि E1 और E2 180 डिग्री पर है, विपरीत है, इसलिए माइनस करना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। तो आप इस फार्मूले से समझ पाएंगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब E1 ज्यादा होगी E2 ज्यादा होगी। जैसा कि दिख रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हम लोग जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वो ऐसे होती है, इस तरह से, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर दूरी ज्यादा होगी तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कम होगी और दूरी कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक होगी। यहाँ से देखिए +q से दूरी जो P की है वो कम है, इसका मतलब कि जो E1 का मान होगा वो ज्यादा होगा और -q P से ज्यादा दूर पर है तो इसका मतलब जो E2 का मान होगा वो कम होगा। तो इस तरह से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए जो हमारा सूत्र बनेगा वो E = E1 - E2 करना पड़ेगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि E1 से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि E1 का मान ज्यादा है। अब हम जानते हैं कि +q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी वह 1/4πε0 q/r-l का होल स्क्वायर लिखा गया है। तो r-l हम कहाँ पा गए, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और +q देख रहे हैं तो यह दूरी माइनस करनी पड़ेगी हमको। तो इस तरह से 1/4πε0 q/r-l का होल स्क्वायर किसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता Q के कारण। अब हमको E2 देखना है, E2 क्या है, -q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी तरह से ये दूरी देखना पड़ेगा हमको, दूरी है r और ये यहाँ तक का L होता है तो r + L कर लेंगे इसमें। तो इस तरह से E1 - E2 ये लाइन बन के तैयार हो गई। अब इसके आगे मैथमेटिक्स है, देखेंगे आप E = q/4πε0 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से। यहाँ पर बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर, यहाँ पर -1/r+l का होल स्क्वायर। नेक्स्ट मैथमेटिक्स है तो यहाँ तक आ जाएंगे हम, इसको देख लेंगे हम। इसके बाद लिखा गया है 4LR, इसको हम 2QL लिख लिए, यहाँ पर 2 कर लिए 4 की जगह पर, ये लाइन हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी 2QL जो होता है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी जगह पर P लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से फार्मूला जो बन गया E = 1/4πε0 2P/r/r² - L² का होल स्क्वायर। और एक चीज आप देखिए कि जो L दूरी है यह R की तुलना में, R मतलब बिंदु जहां पर रखा गया था उसकी तुलना में L बहुत कम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई छोटी चीज है उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाती है, जैसे 0.3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप तो 0.09 हो जाएगा। तो इस तरह से यदि L का मान R से बहुत कम है तब L² और R² की तुलना जब करेंगे हम तो L² नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हटा ही देंगे इसको, 0 नहीं लिखेंगे, हटा देंगे, समझिए 0 टेंस टू 0 होगा, 0 नहीं होगा। तो इस तरह से L हटा देंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बनेगा फार्मूला E = 1/4πε0 2P/r/r⁴, यहाँ से R² है, ये तो कैंसिल हो गया, r⁴ बन गया। तो इस तरह जो फार्मूला आया,
अब E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, तो ये मेन फार्मूला हमारा बन जाता है। और अगर हम कहें कि अगर माध्यम, कोई माध्यम हो, यहाँ हम निर्वात ले लिया था या एयर कह सकते हैं, अगर कोई माध्यम लेते हैं तो वहां पर उसका परिवर्तनांक k लेते हैं, तो फार्मूला जो बनेगा E इक्वल टू 1/4πε0 k 2p/r³। और अब जो नेट वैद्युत क्षेत्र P बना है उसकी दिशा हमसे पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे। जैसा कि हमने देखा कि E1 का मान और E2 का मान, यहाँ पर किसका मान ज्यादा था, E1 का मान ज्यादा था, मतलब ये वाला अधिक वैल्यू है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पास प्लस था, तो हम कह सकते हैं कि जो E की दिशा, मतलब E नेट यहाँ पर कहेंगे हम, E नेट की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, क्योंकि इसी लाइन में अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। तो इस तरह से आप इसके बारे में डिटेल्स समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।